नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। भारतीय इतिहास की सीरीज में आज हम दिल्ली सल्तनत को देखेंगे, जो मुख्यतः फेमस है गुलाम वंश के नाम से। तो हम समझेंगे कि कैसे गुलाम वंश की स्थापना हुई, कैसे इस वंश ने भारत के बड़े हिस्से पर अधिकार किया, कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित तथ्य, इल्तुतमिश से संबंधित तथ्य, उन सारे तथ्यों को हम देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं गुलाम वंश के विषय में। सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि जो वंश भारत में बने हैं, इनके विषय में एक चीज पूछी जाती है कि इनका क्रम क्या है। तो दिल्ली में जो सल्तनत व्यवस्था स्थापित हुई, उसके बाद जो वंश आएंगे, उनका क्रम आपसे बार बार पूछा जाता है। तो हम पहले उनके वंशों को देख लेते हैं। और जब भी हम मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे आज की वीडियो के बाद, स्पेशली मुगल काल तक, तो हम यह लगातार प्रयास करेंगे कि इन वंशों का जो क्रम है उसको देखते चलें, जिससे आपको इसका क्रम बिल्कुल याद हो जाए और जब भी परीक्षाओं में पूछा जाए तो आप बहुत आसानी के साथ उसका उत्तर कर सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुलाम वंश की स्थापना होती है। यह वंश 1206 से लेकर 1290 तक शासन को चलाता है। गुलाम वंश में हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक तुर्की शासक हैं वह मिलते हैं, जो मामलुक के सुल्तान है वह हमको मिलते हैं। तो इसी कारण से इसको प्रारंभिक तुर्की शासकों का काल, गुलाम वंश का काल या मामलुक सुल्तानों का काल भी कहते हैं। इसके बाद मिलेगा आपको खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 तक। उसके बाद लोदी वंश 1451 से 1526 तक। फिर मुगल वंश, और मुगल वंश के बाद बीच में आएगा सूरी वंश। कुछ समय के लिए फिर से मुगल वंश स्थापित हो जाएगा। तो पहले खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी, मुगल, सूरी और फिर अंत में मुगल। यह क्रम आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसको कई बार पूछा गया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे गुलाम वंश को। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मोहम्मद गौरी था, इसकी 1206 में मृत्यु हो गई। यह भारत पे हमला करता है और भारत की संपत्तियों को लूटता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो मोहम्मद गौरी है, इसकी अपनी कोई संतान नहीं है। इसके गुलाम हमको मिलते हैं। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा यलदूज। दो गुलाम हैं मुख्यतः मोहम्मद गौरी के, जो इसके उत्तराधिकारी के रूप में काम करेंगे। यलजूक के विषय में देखते हैं, यह गजनी का उत्तराधिकारी है और इसने दिल्ली पर भी कोशिश की कि इसका अधिकार स्थापित हो जाए। लेकिन यहाँ पर कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक यह नहीं मानता है कि यलजूक उसका सम्राट है, क्योंकि मोहम्मद गौरी मुख्यतः था गजनी का, और गजनी में जो उत्तराधिकारी बना वह यलदूज बना। और यलदूज यह चाहता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की तरह ही उसका स्वामित्व स्वीकार कर ले। लेकिन यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह ऐसा नहीं मानता, और इस कारण से वह गजनी से ही संबंध तोड़ देता है। अब हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में। इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल हमको दिखता है। प्रारंभ में इसने लाहौर में जब वहां के स्थानीय नागरिकों ने अनुरोध किया तो इसने सत्ता ग्रहण की थी। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद उत्तराधिकारी के रूप में उभरा, क्योंकि इसमें योग्यता थी, लोग इसकी योग्यता को पहचानते थे, और इसलिए जो स्थानीय नागरिक हैं वह इससे अनुरोध करते हैं कि यह शासन को संभाल ले। तो यह लाहौर में शासन को संभाल लेता है। लेकिन यह कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करता। यह खुद को मलिक और सिपह सालार की पदवियों से ही संबोधित करवाता है, या मलिक और सिपह सालार की पदवियां ही धारण करता है। इसने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। तो एक तरह से यह अधीनस्थ शासक की भांति काम कर रहा था। मिन्हाजुद्दीन सिराज बताते हैं कि कुतुबुद्दीन ने लाखों का दान किया था, इसीलिए इसका नाम हमको लाख बख्श भी मिलता है। इसके साथ साथ यह हाथियों का भी बड़ी मात्रा में दान देने वाला था, इसके लिए भी इसका नाम पड़ा पील बख्श। तो पील बख्श और लाख बख्श दो नाम हमको मिलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से कनेक्टेड। और कुरान खां भी इसी का हमको नाम मिलता है। जो इतिहासकार है हसन निजामी और फक्र ए मुदव्विर, इनको ऐबक का संरक्षण था। और हसन निजामी के विषय में जब हमने देखा था तो यह ऐबक के विषय में इसीलिए ज्यादा बताता है कि ऐबक का इसको संरक्षण प्राप्त था, और जो इसके बाद राजा बनेगा इल्तुतमिश, उससे विवाद दिखेगा इस ऐबक के उत्तराधिकारियों का। तो हसन निजामी जो ऐबक का इतिहास लिखेगा वह ज्यादा लिखेगा, ऐबक के विषय में ज्यादा बताएगा। वहीं जब यह इल्तुतमिश के विषय में लिखेगा तो बहुत कम जानकारी हमको देगा। यह सारा कुछ हमने बहुत डिटेल से अपनी प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। तो हसन निजामी और फक्र ए मुवव्विर इसके संरक्षण में थे। जो सूफी संत हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, इनके नाम पर दिल्ली का जो कुतुब मीनार है उसकी नींव रखी। किसने?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन अंततः इसको पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने 1230-31 के मध्य। तो जिस कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और किसके नाम पर? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, उस कुतुब मीनार को इल्तुतमिश पूरा करवाता है। इसमें दो तीन चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहला, कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई, इसके नाम पर है, और इसको पूरा किसने करवाया। हम देखते हैं कि जो आपका यह कुतुबुद्दीन ऐबक है, यह तराइन के युद्ध के समय ही सक्रिय रूप से दिखाई देता है। और तराइन का जब युद्ध हुआ उसके बाद जो मोहम्मद गौरी था, इसने क्या किया, जो भारतीय प्रदेशों को इसने जीता था 1192 के युद्ध के बाद, उन भारतीय प्रदेशों का इसे सूबेदार नियुक्त कर दिया। तो तराइन के युद्ध के बाद जो भारतीय क्षेत्र है, वहां का प्रशासक नियुक्त होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वह क्षेत्र जो मोहम्मद गौरी ने जीता था। लेकिन हम देखते हैं कि जो कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकारी हैं, वह अयोग्य हैं, और जो इसका पुत्र होता है आराम शाह, यह युद्ध में हार जाता है इल्तुतमिश से, जो कि इसका दामाद होता था कुतुबुद्दीन ऐबक का। जूद का युद्ध हुआ और उस युद्ध में इल्तुतमिश जीत जाता है और आराम शाह हार जाता है। इस कारण से हम देखते हैं कि इल्तुतमिश अगला उत्तराधिकारी हमको दिखता है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि कुछ समय के लिए आराम शाह भी शासन को चलाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में हम देखते हैं तो यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है कि वह कौन सा गुलाम वंश का शासक था जिसकी पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। तो वह कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी का दामाद है इल्तुतमिश, जो शासन को संभालेगा आराम शाह के बाद 1210 से 1236 तक। इसने क्या किया? ऐबक के बेटे को युद्ध में हराया, इसको आराम शाह को, उसके बाद शासन पर अधिकार किया। लेकिन हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के समय जो स्थानीय शासक हैं, वह भी विद्रोह करना चालू कर देते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो बंगाल और बिहार का क्षेत्र है, वहां पर एक व्यक्ति होता है अली मदनिया खां, यह भी विद्रोह कर देता है। इसी तरह से ऐबक का ही एक साथी होता है कुबाचा। कुबाचा खुद को मुल्तान का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर देता है और धीरे धीरे लाहौर और पंजाब के भी कुछ भागों पर अधिकार कर लेता है। तो हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के समय बहुत सारे विद्रोह होंगे, बहुत सारे जो स्थानीय प्रशासक हैं वह अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करेंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो राजपूत वंश के लोग हैं, वह भी अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगते हैं। कारिंजर के राजपूत, ग्वालियर के, पूर्वी राजस्थान के जिसमें अजमेर और बयाना है, यह सब इल्तुतमिश की अधीनता छोड़ देते हैं। आप ध्यान रखेंगे 1192 का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद इन क्षेत्रों पर धीरे धीरे अधिकार किया गया था। तो वह सारे क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते हैं इल्तुतमिश के समय। इसके द्वारा जो वंश स्थापित किया गया था उसको कहते हैं शमशी वंश। तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कि शमशी वंश का संस्थापक कौन है? तो वह है इल्तुतमिश। इसके विषय में कुछ और तथ्य हम देखें तो इसे सुल्तान ए आजम, अमीर उल उमरा, ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक, यह सारी उपाधियां मिली हुई हैं। इल्तुतमिश के नाम का जो शाब्दिक अर्थ है वह है साम्राज्य का स्वामी, और इसे ही वास्तव में जो दिल्ली सल्तनत है उसका संस्थापक माना जाता है। क्यों? इससे पहले जो ऐबक संस्थापक है उसने अपने नाम के ना तो सिक्के चलवाए, ना खुतबा पढ़वाया, ना सम्राट की पदवी धारण की, लेकिन इल्तुतमिश यह सारे काम करेगा। इल्तुतमिश हम देखते हैं कि बहुत पुराने समय से हमको दिखेगा। जब मोहम्मद गौरी शासन व्यवस्था में था तो इसने बहुत सारे दास खरीदे थे और उन्हीं दासों में इस इल्तुतमिश को भी खरीदा था। इसने मोहम्मद गौरी ने। तो भले ही यह कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़ा था, उसका दामाद था, लेकिन उससे पहले मोहम्मद गौरी के समय से यह इस शासन व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। ऐबक के समय भी हम देखते हैं कि इसको जहांदार यानी अंगरक्षकों का जो प्रधान पद है वह पद मिला हुआ था, और बाद में इसे बुलंदशहर का इक्का भी मिला हुआ था, जिसको बरन के नाम से जानते हैं। तो मोहम्मद गौरी से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल तक यह लगातार प्रशासनिक व्यवस्था में बना हुआ। एक इतिहासकार हैं आरपी त्रिपाठी, वह बताते हैं कि जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी उस समय यह बदायूं का सूबेदार था। तो जिस इल्तुतमिश को दास के रूप में खरीदा था मोहम्मद गौरी ने, वह अपनी क्षमताओं के कारण दास व्यवस्था से मुक्त हो जाता है और एक प्रशासक के रूप में हमें दिखने लगता है। इसकी योग्यता के विषय में अगर हम देखें तो 1206 में एक विद्रोह हुआ था, विद्रोह किया था खोखरों ने, और उस विद्रोह में यह जो इल्तुतमिश है यह अपनी योग्यता दिखाता है। इसी कारण से मोहम्मद गौरी ने इसको दास्ता से मुक्त कर दिया था और इसे एक उपाधि दी अमीरन उल उमरा की। तो यह उपाधि इसे मिली हुई थी। तो इस तरह से इल्तुतमिश बहुत लंबे समय से प्रशासनिक व्यवस्था में था, और जब उत्तराधिकारी कमजोर पड़ा
कुतुबुद्दीन ऐबक का तो यह स्वयं शासन को संभालने लगा। इल्तुतमिश के समय हम देखते हैं कि मंगोलों का खतरा भी भारत पर मंडराता है। मंगोल वंश का शासक था चंगेज खान, और चंगेज खान जो ख्वारिज्म वंश था उसके साथ विवाद था, और इस ख्वारिज्म वंश का अंतिम शाह था जलालुद्दीन मांगवरनी। यह भाग रहा था किससे? चंगेज खान से। और चंगेज खान से भागता हुआ यह सिंध नदी के तट पर पहुंच गया। तो इस मागवर्नी ने क्या किया? इल्तुतमिश से शरण मांगी और उसके लिए अपने दूत आइनुल मुल्क को भेजा इल्तुतमिश के पास। लेकिन इल्तुतमिश यह समझ चुका था कि यदि उसने इस मागवर्नी को आश्रय दिया तो चंगेज खान उस पर हमला करेगा, और मंगोलों का यह शासक बहुत शक्तिशाली था, उस समय बहुत क्रूर था, और उससे हमला ना हो इसके साम्राज्य पर, इस बात के लिए यह उस दूत की हत्या करवा देता है और मना कर देता है मागवर्नी को कि वह उसे संरक्षण नहीं दे सकता है। तो वह चंगेज खान जो स्वयं को भगवान का अभिशाप कहता था, उसके हमले से यह भारत की सुरक्षा करता है। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसके समय भारत पर मंगोलों का हमला होने वाला था, या चंगेज खान का खतरा मंडरा रहा था, और उस खतरे से किसने बचाया? तो वह नाम मिलेगा इल्तुतमिश का। 1229 में जो बगदाद के अब्बासी खलीफा हैं, वह इसकी मान्यता को मान लेते हैं, मतलब इसे सुल्तान के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, और यह मानते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका यह राजा है। तो 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा इसके पद को मान्यता देते हैं। इस विषय पर मिन्ना उस सिराज लिखते हैं, जिनकी पुस्तक है तबकाते नासरी। तो इस तबकाते नासरी में वह लिखते हैं कि जो इस्लाम की राजधानी है, उस राजधानी से खलीफा ने, आप कह सकते हैं, वस्त्र भेजे, आभूषण भेजे, उपहार भेजे। उन उपहारों को जो सुल्तान है इल्तुतमिश वह स्वीकार कर लेता है, और इसे एक मान्यता के रूप में माना जाता है कि जो अब्बासी खलीफा है उन्होंने इल्तुतमिश के प्रशासन को स्वीकार कर लिया है। इसके समय हम देखते हैं अवध के क्षेत्र में भी विद्रोह होता है, और इस विद्रोह को कहेंगे पीरथू का विद्रोह। तो पीरथू का विद्रोह होता है, और इसी विद्रोह के बाद इल्तुतमिश एक नई व्यवस्था स्थापित करता है, तुर्काने चहलगनी, या जिसे चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। इल्तुतमिश ग्रुप बनाता है ऐसे 40 लोगों का जो उसकी किसी भी हालत में सहायता करें। तो जो उसके वफादार गुलाम थे उनको यह मिलाकर एक ग्रुप बनाता है, ये कहते हैं तुर्कानी चहलगनी या चालीसा के नाम से भी जानते हैं। इस समय हम देखते हैं कि जो ख्वारिज्म साम्राज्य था, कहाँ का? मध्य एशिया का, जिसकी सीमा सिंधु नदी से लग रही होती है, और इल्तुतमिश को इस बात से खतरा था कि ये जो आपका ख्वारिज्म साम्राज्य है वह उसके क्षेत्र पर ही अधिकार कर लेगा। इसी कारण से यह अपनी राजधानी ले जाता है लाहौर में, और लाहौर पर अधिकार कर उसे यह अपनी राजधानी बना लेता है। लेकिन 1218 में जो मंगोल शासक वह ख्वारिज्म साम्राज्य को समाप्त कर देते हैं, और इससे जो हमला होने का डर था इल्तुतमिश को, वह डर समाप्त हो जाता है। जब यह ख्वारिज्म साम्राज्य समाप्त हुआ, जिसे मंगोलों ने समाप्त कर दिया, तो इसका लाभ इल्तुतमिश भी उठाता है। वह जो कुबाचा था गजनी का शासक, जिसकी चर्चा अभी हमने पीछे की, तो इस कुबाचा को वह मुल्तान से और उच्च से उखाड़ फेंकता है, और वहां पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करता है। लेकिन जैसा हमने पीछे देखा कि बहुत सारे विद्रोह होते हैं, तो बंगाल और बिहार में एक व्यक्ति होता है इवाज। इवाज विद्रोह कर देता है, और इसने सुल्तान गियासुद्दीन की पदवी धारण कर ली। स्वतंत्र शासक के रूप में यह उभर आता है। लेकिन 1226 में हम देखते हैं कि जो आपका यह इवात है जो विद्रोह कर रहा है, यह लखनऊती के निकट इल्तुतमिश के बेटे से लड़ता हुआ मारा जाता है। तो एक युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। इससे जो बंगाल का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, दिल्ली का क्षेत्र है, वह पूरा क्षेत्र इसके अधीन आ जाता है। उसके अलावा जिन क्षेत्रों ने विद्रोह किया था, जैसे ग्वालियर, बयाना, अजमेर, नागौर, रणथंभौर, जालौर, जहाँ पे मुख्यतः राजपूत शासक थे, वह भी विद्रोह किए थे, तो उन पर भी यह अपनी सत्ता स्थापित करता है फिर से। वहीं हम देखते हैं कि जो मेवाड़ है, जिसकी राजधानी है नागदा, यहाँ पर भी इल्तुतमिश हमला करता है। लेकिन जो मेवाड़ के राणा थे, उनकी सहायता के लिए गुजरात की सेना आ जाती है। इस कारण से इल्तुतमिश को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन इल्तुतमिश कोशिश करता है कि वह जो गुजरात के चालुक्य हैं उनके खिलाफ अपनी सेना भेजे, लेकिन वहां पर भी वह असफल हो जाता है। तो सबसे पहले यह मेवाड़ पर हमला करना चाहता है, उसकी राजधानी नागदा पर, लेकिन गुजरात की सेना आ जाती है। तो इसको लगता है कि पहले गुजरात की सेना हराई जानी चाहिए। तो गुजरात में जो चालुक्य वंश के लोग, उनको हराने का यह प्रयास करता है, वहां पर अपनी सेना भेजता है, लेकिन वहां पर भी यह असफल हो जाता है। इल्तुतमिश ने
अपना उल्लेख बगदाद के खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में किया था और बगदाद के खलीफा इसको समर्थन भी दे रहे थे। इसने सिक्के जारी करना शुरू करवाया और जो सिक्के हैं उन पर नाम लिखवाने की परंपरा भी इसने शुरू कर दी। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जब इसने ग्वालियर को जीता था, उसके बाद जो इसकी पुत्री थी रजिया सुल्तान, उसके नाम के सिक्के इसने चलवाए थे। इसने मिन्हाजुद्दीन सिराज, मलिक ताजुद्दीन, इन सबको संरक्षण दिया था, जो अभी हमने पीछे देखा। साथ मिन्ना ए सिराज, जिसकी पुस्तक है तबकात ए नासरी, उसको संरक्षण दिया और जो मलिक नजमुद्दीन है उसको भी इसने संरक्षण दिया। इस समय एक परिवर्तन हम और देखते हैं। मंगोलों के हमले हो रहे थे मध्य एशिया में और मंगोलों के जब हमले हो रहे थे उस समय बहुत सारे लोग शरणार्थी के रूप में भारतीय क्षेत्रों में आते हैं। उन्हीं में एक है मलिक नजमुद्दीन। लेकिन जब ख्वारिज्म साम्राज्य का जो खतरा था वह खतरा टल जाता है तो यह अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर कर देता है। पहले यह राजधानी लाहौर में स्थापित करता है और बाद लाहौर से दिल्ली अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर देता है। इल्तुतमिश के विषय में और हम देखें तो इसने एकता प्रणाली का आरंभ किया। एकता प्रणाली के माध्यम से भूमियों का आवंटन किया जाता था। स्पेशली जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनमें भूमियां बांट दी जाती थी, जिससे वह कर संग्रह करके अपना वेतन प्राप्त कर सके। इसी कारण हम देखते हैं कि डॉक्टर ए.के. निजामी कहते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था वह केवल खाका था और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश है, क्योंकि जो ख्वाब देखा था या जो सपना देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उस सपने को साकार किया इल्तुतमिश ने। सपना क्या था? दिल्ली पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना। तो उसको साकार कौन करता है? इल्तुतमिश। इसी तरह से डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि निश्चित रूप से इल्तुतमिश ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाता है, लेकिन इल्तुतमिश अपने नाम के सिक्के चलवाता है जिन पर शुद्ध अरबी भाषा का प्रयोग दिखता है। इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रारंभ करवाया। तो दो सिक्के हैं, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, वह इसी के समय हमको दिखता है। इसी कारण हम देखते हैं कि इल्तुतमिश को सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है। 1231 में इसने नासिरुद्दीन का मकबरा बनवाया जो कि दिल्ली में स्थित है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है, नासिरुद्दीन का मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। और इसी कारण हम यह भी देखते हैं कि इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। इल्तुतमिश एक परंपरा को बदलता है। हमने उत्तराधिकार की परंपरा में देखा था कि ज्यादातर यह होता था कि ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकार मिलता था। ज्येष्ठ पुत्र नहीं होता था तो उसके बाद का जो पुत्र है, मतलब जीवित ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकार मिलता था। इसने इस परंपरा को बदला और जो इसकी पुत्री है रजिया सुल्तान, उसको इसने अपना उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन इसमें बहुत सारे विवाद हुए। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो वहां के जो अमीर हैं उन्होंने रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। जो अमीर थे वह चाहते थे कि उनका नियंत्रण बना रहे और रुकनुद्दीन एक कठपुतली की भांति काम करता रहे। तो अमीर इसीलिए इसको गद्दी पर बैठाते हैं। इल्तुतमिश चाहता था कि रजिया सुल्तान उत्तराधिकारी बने। रुकनुद्दीन के साथ एक समस्या हम और देखते हैं कि इसकी उम्र कम होती है और जो शासन व्यवस्था है वह मुख्यतः जो उसकी माँ होती है शाह तुर्कान, वह शासन व्यवस्था को देखती है। शाह तुर्कान के साथ भी समस्या है कि वह बहुत महत्वाकांक्षी है, निर्दयी है। यह सारी समस्याएं दिखती है। इन सब के बीच रजिया सुल्तान गद्दी पर अधिकार करती है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो बड़े परिवर्तन होते हैं, यदि हम उनको समझना चाहें तो जो पूर्वी राजपूत हैं वहां पर तुर्क साम्राज्य का नियंत्रण कमजोर हो जाता है। जो ग्वालियर का किला है जिसको जीतने के बाद रजिया सुल्तान के नाम के सिक्के चलवाए गए थे, वह किला भी तुर्कों के हाथ से निकल जाता है। जो भट्टी राजपूत मुख्यतः मेवाड़ के क्षेत्र में, यह भी अलग थलग हो जाते हैं। मतलब यह भी तुर्क शासन व्यवस्था के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। इसी तरह से जो अजमेर है, नागौर है, इन सब पर तुर्कों का नियंत्रण कमजोर हो जाता है। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्रों में विवाद होता है, वहां विरोध होते हैं। वहां के जो स्थानीय राजा थे वह स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। इन सब के बाद जब रजिया सुल्तान गद्दी को संभालेंगी तो उनको इन समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम इल्तुतमिश तक के ही इतिहास को देखेंगे। इसके बाद एक अलग वीडियो में हम रजिया सुल्तान के इतिहास को देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।